गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी। अब हम सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, है ना। तो अब हिंदी की शुरुआत कैसे हुई? हिंदी भाषा की उत्पत्ति एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। हिंदी की जड़ें संस्कृत से, हिंदी भाषा संस्कृत से निकली हुई है, या संस्कृत से प्राकृत भाषाएं बनी, जैसे कि शौरसानी प्राकृत भाषा। प्राकृत में अपभ्रंश भाषाएं भी बनी थी। जो प्राकृतिक भाषा थी उससे अपभ्रंश भाषाएं भी बनी थी। अब इन्हीं अपभ्रंशों से धीरे धीरे हिंदी का जन्म भी हुआ था। अब बात करें अपभ्रंश से हिंदी लगभग 8वीं से 11वीं शताब्दी, जिसे हम सबसे पुरानी यानी कि सबसे पहले की शताब्दी बोलते हैं। तो सबसे पुरानी शताब्दी है 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 11वीं शताब्दी तक। 8वीं शताब्दी के बाद अपभ्रंश में बोलचाल की भाषा विकसित हुई। अमीर खुसरो जैसे कवियों ने इस लोक भाषा को लोकप्रिय किया था। बात करें आदिकाल का, तो आदिकाल जो शुरू होता है वो 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी में तक रहता है, और इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। भाषा में ब्रज, अवधी और अन्य बोलियों का उपयोग भी हुआ है। अब अगर बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल जो है वो 14वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक चल रहता है। तो जो मध्यकाल रहता है, भक्ति आंदोलन ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाया है। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की थी इन्होंने। सूरदास, कबीर, मीराबाई आदि ने हिंदी को सशक्त बनाया है। तुलसीदास ने रामचरित लिखी है, रामचरितमानस हिंदी में लिखी है। सूरदास ने कुछ दोहे लिखे, कबीर जी के कुछ दोहे हैं, मीराबाई के कुछ दोहे हैं। इन सभी लोगों का योगदान रहा है हिंदी को विकसित करने में, सशक्त करने में। आधुनिक हिंदी 19वीं शताब्दी से लेकर के आज तक वर्तमान में जो आधुनिक टाइम चल रहा था, तो 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ है, और 19वीं शताब्दी से लेकर अभी तक आधुनिक हिंदी ही चल रही है और आधुनिक काल ही चल रहा है। तो अब बात करें अंग्रेजी के काल में, तो हिंदी को व्यवस्थित रूप से मिला। अंग्रेजों के काल में हिंदी को व्यवस्थित रूप मिला। भारतीय पुनर्जागरण के हिंदी गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। जो भारतीय पुनर्जागरण में हिंदी गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। गद्य और पद्य बता देती हूँ। गद्य जो होता है वो स्टोरी होती है। पद्य में जितनी भी कविताएं आती हैं, ये दोहे आते हैं, तो पद्य होते हैं। ठीक है। अब 1950 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। 1950 यानी कि जब देश हमारा आजाद हुआ, तब 1950 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। देवनागरी लिपि भी कहा जाता है इसे। अब इसका जो निष्कर्ष रहा है वो है, हिंदी भाषा एक समृद्ध विरासत की वाहक है, जिसकी शुरुआत संस्कृत से हुई और जो आज आधुनिक रूप में हमारे सामने है। इतनी सी बात है। अब बात करते हैं हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण। हिंदी ग्रामर इंग्लिश में हिंदी ग्रामर बोलते हैं, और हिंदी में उसे कहते हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण वह नियमों का समूह है जो हिंदी भाषा को सही ढंग से पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करता है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए और आइए मैं इसे आसानी से आपको इस बातों को समझाती हूँ। तो हिंदी व्याकरण के कुछ भाग हैं मुख्य। सबसे पहला भाग है वर्ण, यानी कि लेटर, LETTER। इंग्लिश में इसे लेटर कहते हैं, हिंदी में इसे वर्ण कहते हैं। तो अब वर्ण जो है, वर्ण की आगे बात करेंगे। सबसे पहले स्वर की, इसे स्वर बोलते हैं। अब अगर इसे हिंदी में स्वर बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वॉवेल। एक होगा तो वॉवेल, बहुत सारे होंगे तो वॉवेल्स। अब वॉवेल्स के इंटरनल क्या आता है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
ऋषि, ऋषि। अब ए, ऐ, ओ, औ, उसके बाद आता है आपका औ के बाद में अंक और आ। ठीक है, ये रहा आपका अंक और ये रहा आपका आहा। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके स्वर। ठीक है, ये आपके प्रॉपरली स्वर हैं। अब बात करते हैं आपके व्यंजन्स की। ये है आपके व्यंजन, इनको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये आपके हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट में क्या होता है, का कबूतर से लेकर आपको हा हल तक, का कबूतर से लेकर हा हल तक कुल 33 व्यंजन होते हैं। समझ गए? जो आपका वर्ड यानी कि लेटर। ठीक है, लेटर में 2 प्रकार के हैं। पहला तो है आपका स्वर यानी कि वॉवेल्स, दूसरा आपका हो गया व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। तो स्वर में जो है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंक और आहा, ये 4 हैं। अब बात करें आपके व्यंजन्स की, तो व्यंजन आपके 33 हैं, का से लेकर के हा तक, का से लेकर हा तक 33 व्यंजन। अब आगे बात करते हैं शब्द की। इसको बोलते हैं शब्द यानी कि वर्ड्स। ये हो गए आपके शब्द। तो शब्द ध्वनियों से बनते हैं और अर्थ प्रदान करते हैं। यानी कि शब्द आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखना, लिखना एक ध्वनि है और ये एक अर्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अर्थ प्रदान कर रहे हैं, दैट इज अ शब्द। बात करेंगे अब आपके वाक्य की। ये होते हैं आपके वाक्य यानी कि सेंटेंस, SENTENCE, ये हो गए आपके सेंटेंस। ठीक है, अब जो सेंटेंस हो गया, तो सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह यानी कि ग्रुप जो कि पूरा अर्थ प्रोवाइड करता है आपको। लाइक एग्जाम्पल या उदाहरण ले लो, सीता खाना खाती है, ये एक सेंटेंस हो गया। या राम स्कूल जाता है, ये नेहा पढ़ रही है। या एथनिक एजुकेशन पढ़ा रहा है, ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अब सेंटेंस कैसे बनता है तो बात करते हैं आगे चल के। अब सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पे एक संज्ञा होती है जिसको नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, ये नाउन हो गया। अब नाउन क्या है, अब आपको नाउन ऐसे समझना है, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या भाव का नाम। एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, जो भी ऐसा कुछ भाव प्रकट कर रहा है उसका नाम। लाइक उदाहरण के लिए आप ये समझ लो, जैसे सीता, राम, दिल्ली, पुस्तक, खुशी। यानी कि पुस्तक, ये पुस्तक हो गई, या फिर मान लो नोटबुक हो गई, कॉपी हो गई। ये क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। अब इसमें से सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस में कितनी चीजें लगती हैं। ठीक है, एक संज्ञा का उपयोग होता है, उसके बाद एक सर्वनाम का भी प्रयोग होता है। सर्वनाम यानी कि सर्वनाम को प्रोनाउन बोलते हैं। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है,
जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। संज्ञा क्या थी? संज्ञा कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई वस्तु या भाव का नाम संज्ञा था। अब सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वो सर्वनाम है। जैसे उदाहरण के लिए सीता खाना खाती है, तो सीता में हम कभी कभी ये कह देते हैं ना बात करने में कि वो खाना खा रही है या खाना खाती है, तो जो वो आया है ना वो सर्वनाम है आपका। वो, ये, मैं, तुम, ये सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। ठीक है, उदाहरण है ये, जैसे अगर कोई सर्वनाम का उदाहरण पूछे तो वो है वो, ये, मैं, तुम, या कोई ऐसा भाव प्रकट कर रहा हो। सॉरी, जो संज्ञा होती है या किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान या भाव का नाम संज्ञा होता है, और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया होगा गाइस? ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब की। जो वर्ब होती है, वर्ब क्या है? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब बात करते हैं क्रिया की। यह है क्रिया, इसे बोलते हैं वर्ब। ये हो गया वर्ब। तो अब वर्ब जो है, वर्ब क्या है? जो कार्य या अवस्था को दर्शाए, जो किसी काम को दर्शाए या किसी अवस्था को दर्शाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। वो क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में पढ़ना, पढ़ाना, खाना, सोना, पीना, उठना, बैठना, ये सारा आपका क्रिया है, इसे वर्ब कहते हैं। अब बात करते हैं विशेषण की। व्हाट इज विशेषण? व्हाट इज एडजेक्टिव? विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, यानी कि लिखेंगे हम विशेषण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ADJECTIVE, यानी कि एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी कि नेहा पढ़ा रही है तो वो पढ़ा रही है ना? तो जो पढ़ाना है वो उसकी विशेषता है। या तो आप ये कह सकते हो नेहा एक लंबी लड़की है, तो जो लंबाई है ना वो एक उसकी विशेषता है। जो उसको पढ़ाना है वो विशेषता है ना? जैसे कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, लाइक लंबा लड़का, मीठा आम, लंबा लड़का, मीठा आम, खाना खाना, या फिर आप इमली तोड़ना, ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो है विशेषण, एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण की। अभी तक हम विशेषण पढ़ रहे थे, अब ये है क्रिया विशेषण। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब। ये रहा एडवर्ब। जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वो तेज दौड़ा, या उसने जल्दी खाना खाया, या आप कह सकते हैं उसने जल्दी लिख दिया। ये आपका क्रिया विशेषण के इंटरनल कंसीडर होगा। अब आगे बात करते हैं हम संधि की। अब इसमें संधियां भी आती हैं। ये संधि हो गई। संधि को इंग्लिश में संधि ही कहते हैं, SANDHI। ठीक है, दो शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द, दो शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द को हम संधि कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, तो दो वर्ड है, यानी कि दो शब्द है, धर्म प्लस क्षेत्र। ये क्या हो गया? ये हमारी संधि हो गई। अब इसमें
समास भी आते हैं। अब समास क्या है? समास को इंग्लिश में कहते हैं COMPOUND, कंपाउंड वर्ड्स। ये आपके समास है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप समास कहलाता है। बहुत नॉर्मल लाइन है, बहुत नॉर्मल लाइन है और बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ध्यान से सुनिएगा तो समझ जाओगे। दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप समास कहलाता है। लाइक राजपुत्र, जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, ये क्या है? समास है। अब आप ये कह सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं राजपुत्री, तो यानी कि राजा की पुत्री। जहां पे दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप हो उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि राजपुत्र या राजपुत्री, राजा का पुत्र या फिर राजा की पुत्री। अब यहाँ पे एक और छोटा सा वर्ड ऐड होता है, उसे बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं PRIFIX, यानी कि प्रीफिक्स। अब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तो उपसर्ग में बहुत सारे हैं, तो प्रीफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्सेस, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या है वो मैं बता दूं। शब्द से पहले जुड़कर अर्थ बदलने वाले शब्दांश। शब्द से पहले जुड़कर अर्थ बदलने वाले शब्दांश, जो शब्द के पहले जुड़ जाए और उनका अर्थ बदल जाए उसे कहते हैं शब्दांश। उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे प्रतिशुभ, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। प्रतिशुभ एग्जाम्पल में प्रतिधन शुभ। शुभ का मतलब अच्छा होता है। अब प्रतिशुभ का मतलब क्या है? प्रतिशुभ का मतलब ये है कि जितने जो भी जैसा भी है या फिर जितने भी लोग हैं सभी लोगों का शुभ हो। अब बात करते हैं, देखिए दूसरा वर्ड आएगा यहाँ पे प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं सफिक्स, SUFFIX, यानी कि सफिक्सेस। सफिक्स क्या है? शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ बदलने वाले शब्दांश जो होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, यानी कि सफिक्स कहलाते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ बदलने वाले शब्द सफिक्स कहलाते हैं या प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लड़की, अब जैसे लड़की है लड़का धन ई बराबर लड़की, ये क्या है? ये प्रत्यय हो गया। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा समझ आई होगी। ये बेसिक हिंदी है, एकदम बेसिक हिंदी, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 या 3 तक पढ़ाई जाती है। आप 2-3 ये भी कह सकते हो, 3 से लेकर 4 तक पढ़ाई, 5 तक पढ़ाई जाती है, ये वही है, ठीक है। अब इसके निष्कर्ष क्या है? मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि हिंदी भाषा की जो रीढ़ है ये हमें शुद्ध और प्रभावशाली हिंदी बोलने और लिखने की शक्ति देता है।
तो मैं आप लोगों को ये मैंने इसलिए समझाया है कि आप लोगों के माइंड पे ये एकदम बढ़िया से बैठ जानी चाहिए। अब जब बढ़िया से बैठ जाएगी तो मुझे जो आगे इनमें पढ़ाने की ज़रूरत है ना, वो मैं आसानी से आपको रटवा सकती हूँ और आसानी से आप हिंदी सीख सकते हैं, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो गाइस अच्छे से वॉच करिएगा वीडियो।